नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ओझा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ बाजार पे राय के एक नए एपिसोड के साथ में। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, उसके साथ में डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इनके साथ में क्या उठापटक हो रही है उसकी चर्चा करते हैं हम लोग इंडियन मार्केट की। और अगले हफ्ते में इन सब का असर बाजार पे क्या हो सकता है और कौन से वो स्टॉक होंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके कमाई कर सकते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग इस पूरे एपिसोड में करते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ जो भी मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से और एजुकेशनल पर्पज़ से। तो यहाँ की इंफॉर्मेशन यूज़ करके कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने एडवाइज़र से बात करें या आप अपने स्वयं के नॉलेज के ऊपर से आप आपका डिसीजन लेके इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, क्योंकि आपके साथ होने वाले किसी भी नुकसान या फायदे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। फिर रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वीडियो या यहाँ इन्फॉर्मेशन जो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ में और लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले बार जब भी मैं मेरा नया वीडियो लेकर आऊँ आपको उसकी जानकारी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, बात शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की। तो पिछले हफ्ते जो ग्लोबल इवेंट्स या ग्लोबल इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए वो है अमेरिका में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन पे। अमेरिका का इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ, ये हम लोग पिछले ऑलमोस्ट हर एपिसोड में इसकी चर्चा करते हैं और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ग्रोथ हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, जो बढ़ते हुए बाजार को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, अगर उसको कोई भी लगाम लगा सकता है तो वो है अमेरिका और पूरे दुनिया में होने वाली महंगाई। दुनिया में जो महंगाई बढ़ रही है उसके बहुत सारे वजह हैं, उसमें से एक वजह है चाइना में महंगाई है। और चाइना की महंगाई ये दुनिया को महंगाई वो चाइना की महंगाई से दुनिया की सब जगह की महंगाई हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर चाइना में महंगाई बढ़ेगी तो चाइना से जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है उसके दाम बढ़ेंगे। वो जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनको वो बढ़े हुए दाम पे फिर उसको बेचेंगे, वहाँ भी महंगाई बढ़ेगी। ये एक पहली वजह। दूसरी वजह जो है वो है सप्लाई चेन। यही और ये दोनों भी मसले हैं जो तकरीबन मैं हर मेरे एपिसोड में इसकी जिक्र करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मसले ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे दुनिया के नाक में दम कर रखा है। चाहे अगर हम लोग ये देखें कि ऑटो इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर का जो एक शॉर्टेज है जिसके वजह से कारें, मैन्युफैक्चरर्स के पास में डिमांड है लेकिन वो कार नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें सप्लाई चेन ने बड़ा एक मसला खड़ा कर रखा हुआ है। चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह समय पे नहीं पहुंच पा रही हैं और जो पहुंच पा रही है उनके दाम बहुत बढ़े हुए हैं, क्योंकि सप्लाई चेन में खराबी डिस्ट्रप्शन होने की वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट डिमांड की वजह से भी बढ़ा है, प्लस पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट बढ़ने से भी बढ़ा हुआ है। तो इन सारों का असर महंगाई पे बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो अमेरिका में भी महंगाई अपने करीब करीब 1990 के बाद से सबसे हाईएस्ट लेवल पे, मतलब आप समझ सकते हैं ये 30 साल की सबसे हाईएस्ट महंगाई अमेरिका में अभी चल रही है। तो इसका असर दुनिया पे सब जगह होने वाला है। अगर अमेरिका में महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो मार्केट में यहाँ से कोई बड़ी उछाल आप नहीं देख पाएंगे। दूसरी ओर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ एक अच्छी चीज़ जो हो रही है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो सबसे कम लेवल पे हो गया का मतलब जो पैंडेमिक का जो प्री पैंडेमिक लेवल था उससे भी कम लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब वहाँ नौकरियाँ बहुत पैदा हो रही है।
करीब करीब पिछले वीक में 10 मिलियन नई नौकरियां वहां नई नौकरियों की ओपनिंग वहां थी। तो आप समझ सकते हैं कि वहां नौकरियां बहुत अवेलेबल है और अनएम्प्लॉयमेंट अपने लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। इसका मतलब भी है, ये भी एक अच्छी भी चीज है कि लोगों के पास में पैसे नौकरी की वजह से वहाँ एटलीस्ट महंगाई से सामना करने की उनकी ताकत है। लेकिन और उनके वेजेस भी बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग डिमांड बढ़ रही है वैसे लोगों की सैलरी और वेजेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो लोग महंगाई से थोड़ा सामना भी कर पा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति अगर ज़्यादा दिन तक रही तो फेड अपने जो उनकी पॉलिसी है रेट न बढ़ाने की, उसको चेंज कर सकती है समय से पहले। तो ये देखना होगा कि इसका असर हमको कहाँ तक है। जहाँ तक बाकी देशों का सवाल है, चाइना में भी एक चीज़ है, वहाँ ग्रोथ अच्छी आ रही है, लेकिन वहाँ भी महंगाई का और सप्लाई चेन का मसला वहाँ भी है। यूरोप में स्थिति थोड़ी बेटर है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ के साथ में अभी महंगाई का वो मसला नहीं है जितना कि अमेरिका में और वहाँ है। जापान में भी स्थिति बढ़िया है और इन सब का असर वैसे देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव ही है। अगर इन सप्लाई चेन और महंगाई पे अगर कुछ काबू पाया जा सके तो चलेंगे, अदरवाइज स्टॉक अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़त हमको नहीं दिखती हुई। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत में हम लोग ने जो दो डेटा इस हफ्ते आते हुए देखे, उसमें से भी वहाँ भी एक महंगाई है कि जो यहाँ मामूली सी इस बार बढ़ती हुई नजर आई। और दूसरा है आईआईपी नंबर्स कि जो पिछले 6 माह के सबसे निचले स्तर पर, मतलब आईआईपी एक्चुअली ग्रोथ के नंबर है, ये बताता है कि प्रोडक्शन हमारा कितने परसेंट से, तो ये 3% पे रहा, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे कम लेवल पे है। तो यहाँ दो तरीके की कि यहाँ ग्रोथ में लगाम लगी हुई है और महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। तो ये दोनों वजह भी है कि यहाँ भी हमको मार्केट में बहुत बड़ी अब उछाल आते हुए नहीं दिखाएंगे। हो सकता है मार्केट ना गिरे और ना चढ़े। तो जहाँ तक मेरा ऐसा सवाल है कि अगले 1 डेढ़ महीने तक या दिसंबर एंड तक मार्केट 18,500 और 17,500 या 18,000 17,800 इसके बीच में ही आपको मूव करते दिखाई देगा। ना आपको बहुत बड़ी उछाल दिखेगी, ना बहुत बड़ा गिरावट दिखेगी। तो ये था मार्केट का आउटलुक। और इस हफ्ते क्या हो रहा है वो हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं चार्ट क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं हमें और क्या सिग्नल दे रहे हैं आगे कैसा होगा मार्केट। तो ये है डाउ जोन्स, और अगर हम लोग देखेंगे कि पिछले वीक में उसने कुछ रिट्रेसमेंट दिखाई है और इसके बाद में फिर प्रॉपर एग्जैक्टली सपोर्ट के पास में आके इसने फिर रिवर्सल बनाया है। और कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसका एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम लोग बुल सैश कहते हैं। और ये बोल रहा है कि यहाँ से फिर मार्केट अपनी रफ्तार पकड़ सकता है। नैस्डैक नैस्डैक ने भी आखिरी 2 दिन में एक अच्छी रिकवरी दी है। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें फित्सी का, तो वो भी ग्रीन में बंद हुआ है। डैक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी बंद हुआ है। हांगकांग ने भी अच्छी रिकवरी दी है। निकाय वो भी अच्छी रिकवरी बता रहा है। और अंत में शंघाई शंघाई ने भी पिछले 3 दिन में एक अच्छी रिकवरी हमको दी है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट का सिंस थ्रू आउट द जापान से लेके अमेरिका तक सारे मार्केट को अगर देखते हैं तो मार्केट ने अगर मार्केट बढ़े नहीं है बहुत ज़्यादा तो गिरे भी नहीं है। और जहाँ जनरली एशियन मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है पिछले एक वीक में। और अमेरिका के जो मार्केट्स है वो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही बंद हुए। छोटी मोटी गिरावट वहाँ जरूर देखने को मिली, लेकिन वो भी रिकवर होते हुए हमको दिखाई दी। यूरोप के मार्केट अपने हाई पे बंद हुए। तो मार्केट अगर ट्रेंड देखा जाए
तो ग्लोबल जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से अभी भी बुलिश बना हुआ है। तो अगर इसको हम लोग एक सिग्नल समझे तो हमारे लिए भी मार्केट ऊपर जाते हुए हमको दिखेगा। भले इसके बाद में अगर हम लोग क्रूड को देखें, क्रूड क्या करना है। क्रूड एक बहुत समय से एक शॉर्ट साइडवेज मार्केट है, और अगर इसको हम लोग प्रॉपर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो ये एक जो लेवल है काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन में है। हमको यहाँ क्या करना है, हमारे लिए जो रेंज है वो 6283 और 5608, ये दो लेवल्स हैं इस वीक के लिए। तो करना हमको ये है 6075 के ऊपर बाय करेंगे, 6283 के पास मार्केट वहाँ आता है वहाँ फिर सेल करने की कोशिश करेंगे, और नीचे की ओर मार्केट 5944 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करेंगे 5608 के लिए, और अगर 5608 के आसपास आता है तो फिर से वहाँ से हम लोग बाय के ऑप्शन, बाय की कोई अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी आई है हमारे पिछले वीक में, और जो कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन यस अच्छी रिकवरी आई है। और यहाँ से अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो हमको एक बड़ी उछाल यहाँ से आते हुए दिख सकती है। अब ये जो लेवल है 49730 और 48490, ये ऑलमोस्ट 1300-1400 पॉइंट का रेंज है। जब तक ये रेंज में है हमको यहीं ट्रेड करते रहना है, मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई भी रेंज जब भी टूटेगी वहाँ से आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई देगा। तो 49730 के ऊपर अगर आती है तो 51891 के लेवल के लिए हम अपर साइड में ट्रेड करेंगे। 48491 अगर ये फिर टूटता है तो फिर ये अपने रेंज में आ जाएगा, और फिर हमारा स्टॉप, हमारा जो टारगेट होगा नीचे की ओर वो 46884 का होगा। तो ये दोनों लेवल है, जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी रेंज निकल के आ रही है, और जहाँ भी आपको ट्रेड मिलता है आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। नीचे की ओर मिलता है तभी भी आपको यहाँ एक काफ़ी 200 करीब करीब 200 150 सॉरी 1500 पॉइंट से ज़्यादा का रेंज आपको यहाँ मिल रही है। ऊपर की ओर भी आपको करीब करीब 2000 पॉइंट की रेंज मिल रही है। तो ये है गोल्ड। सिल्वर ने भी हमको काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट दी है लास्ट वीक में, उसने भी गोल्ड को फॉलो किया है, लेकिन बेटर देन गोल्ड का एक उसका मूवमेंट रहा है। तो यहाँ हम लोग अगर ये देखते हैं तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ है अवरली चार्ट पे, और ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोग यहाँ एक अच्छी उछाल आते हुए दिखेंगे। तो हमको बाय करना है, जो भी कल की लेवल है उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, मतलब 67147। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोग बाय करेंगे 67400 के ऊपर। टारगेट होगा 68953 और सेकंड टारगेट होगा 71,000 का। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग बाय करेंगे। नीचे की ओर का टारगेट मुझे एक छोटा लग रहा है, तो अगर नीचे आता भी है तो ये जो 66,224 के नीचे ही हमको शॉर्ट करना है, और फिर वहाँ हमारा टारगेट होगा 64,160 का। यूएसडी आईएनआर का अगर हम लोग ये देखते हैं रेंज, तो एक काफ़ी समय से एक रेंज बाउंड मार्केट है इसका, और ना ये बहुत जल्दी 75 को ब्रेक करने की सिचुएशन में दिख रहा है, और ना ही 7384 का जो, तो ये मेरे लिए रेंज होगा नेक्स्ट वीक के लिए 7380 से लेके 7503, इसी बीच में ये ट्रेड करते हुए दिखेगा। दोनों साइड पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेके ट्रेड कर सकते हो। अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी जैसे मैंने कहा था लास्ट वीक में भी मैं बुलिश हूँ, और फाइनली एक्चुअली लास्ट वीक में हम लोग ने साइडवेज मार्केट ही देखा है, वो ज़्यादा 18,100 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ, मैंने 18,000 के ऊपर कहा था हम लोग बाय रहेंगे और इसके नीचे हम लोग सेल रहेंगे, तो
बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे जो रेंज है उस रेंज के बाहर वो निकला ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल है 18,100 के ऊपर जैसे प्राइस निकलती है 18,100 या 18,100 जो कल का जो हाई है तो 122 है, उसके ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग बाय करेंगे। टारगेट होगा जो वही जो पिछले बार था 18,350 का, वहाँ के लिए हम लोग बाय करेंगे। नीचे की ओर मुझे ज़्यादा जाते हुए नहीं दिखता है, नीचे आप 18,000 के पास भी एक बार ट्राई कर सकते हैं बाय करने का अगर प्राइस थोड़ी नीचे आती है तो, या 17,900, ये दोनों अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। तो इनके पास आसपास प्राइस आती है तो आपको वहाँ भी बाय की अपॉर्चुनिटी देखना है। टारगेट हमारा 18,344 ही रहेगा। लेकिन अगर प्राइस आपका 18,350 के आसपास आता भी है या 300 के आसपास आता है तो वहाँ से आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो। तो ये प्रेडिक्शन है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत वीक है कंपेयर टू निफ्टी, ये नीचे की ओर ही जा रहा है, इसका ट्रेंड अभी तक नीचे बना हुआ है। लेकिन ये जो सपोर्ट है जो कल का सपोर्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से नीचे जाते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोग 37,600 और 37,300 के लेवल 350 के लेवल भी आते हुए देख सकते हैं। तो इस वक्त का जो रेंज है वो है, छोटी रेंज जो है 37,655 और 39,531, ये इस रेंज के बीच में है। और जो बड़ी रेंज है वो 37,343 और 40,100 के आसपास के हम लोग मान के चल सकते हैं, ये जो रेंज है बड़ी है। तो हम लोग करेंगे क्या, 38,550 के 38,850 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा 39,500 का, सेकंड टारगेट होगा 40,000 का। नीचे की ओर शॉर्ट करेंगे 38,400 के नीचे, टारगेट होगा 37,650 और 37,350 का। तो ये लेवल्स होंगे हमारे बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं कि लास्ट वीक में जो ट्रेड दिए थे या उसके पीछे वाले ट्रेड दिए थे उसमें हमने वहाँ हमारा साथ क्या रिजल्ट निकला। इसको मैं वापस डेली चार्ट पर लेकर आता हूँ। और यस, मैंने आपसे कहा था कि जो इंडिगो मैंने इनफैक्ट इसके पहले वाले वीक में दिया था, पिछले से पिछले वाले वीक में दिया था, और वहाँ स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दिया था। और फिर लास्ट वीक में मैंने स्टॉप लॉस को कम करके 2130 पर लेकर आया था। और देखिए उसी वीक में आके वहीं से घुमा है, और अब वो जो हमारी जो लेवल्स है उसके लेवल के लिए चलने के लिए तैयार है। और हो सकता है एक या इस वीक में आपको हमारे 2534 के टारगेट भी आते हुए दिखे। मिंडा इंडस्ट्रीज, वाह, दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। 781 पे इसको बाय दिया था, 782 के पास बाय दिया था, 833 920 के टारगेट, और दोनों टारगेट 2 वीक के अंदर हमारे अचीव होते दिखे। क्या अब यहाँ से किसी को बाय करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दे सकता है, तो यहाँ एक रिट्रेसमेंट की इंतज़ार करना चाहिए और फिर वहाँ वापस एक बार बाय कर सकते हैं। मिर्ज़ा इंटरनेशनल, यस, इसने भी हमारे 71 पे दिया था और फर्स्ट टारगेट 80.90 दिया, जब ये इसने ऑलमोस्ट हाई हमारा 88 का हाई यहाँ हमको लगते हुए दिखा हुआ है। ये नीचे आया है और यहाँ से ये थोड़ी रिट्रेसमेंट है, कोई बात नहीं है, ये वापस से अपने टारगेट की ओर बढ़ेगा। और ये नेक्स्ट टाइम ये नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 109 का है वो भी आपको अचीव होते दिखेंगे। एमटार टेक, फर्स्ट टारगेट जो मैं दिया था, इनफैक्ट एक ही टारगेट दिया था, वो अचीव हो गया है 1810 का। अब हम लोग 1900 पे आ गए हैं। क्या अब यहाँ से नई बाय होना चाहिए? बिल्कुल, आप नए यहाँ से नई खरीद भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका, अब वो यहाँ से चेंज करके आपको लेके आना है 1725 पे। तो 1725
पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, जिनके पास में है वो इसको यहाँ अपना ट्रेल करेंगे। तो दिस इज द वे कि आप इसको यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। एनडीएल है, एनडीएल में ज़रूर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन या स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया है इनफैक्ट, कि मैंने 89 का स्टॉप लॉस दिया था शायद। यस, तो सॉरी 89 का स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस जो मेरा है वो था स्टॉप लॉस मेरा 77 का है। तो अभी हम लोग स्टॉप लॉस से काफ़ी दूर हैं, और ये वैल्यू ये एक्चुअली लेवल नहीं है। तो अभी ये चूँकि मेरा लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप कंटिन्यूस कर सकते हैं, इसको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, पर क्योंकि मार्केट कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है, ऐसे केस में हमारे पास में एक स्टॉप लॉस जरूर होना ही चाहिए। स्टॉप लॉस हो के अगर फिर ये वापस 92 पे यहाँ इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है, तो आप फिर एंट्री करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आप ज़रूर एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पायनियर इंडस्ट्रीज ने हम लोग ने 198 का एंट्री दिया था, 197 का एंट्री दिया था, और बेसिकली एक 209 मतलब ऑलमोस्ट एक 5% का ये आया वहाँ से, अप ट्रेंड भी आया, अप मूव भी आया, लेकिन अभी वहाँ से नीचे आया है और हमारे ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस के आसपास ही है। इसमें कंटिन्यू करने का मेरा सलाह रहेगी। RSWM ये दिवाली के आसपास मैंने दिया था, और इसके दोनों टारगेट हिट हो गए। जो टारगेट 398 पे मैंने ये दिया था, और इसका टारगेट दिया था 495, और वो टारगेट इस वीक में आते हुए हमको दिखाई दी। इस वीक के लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, इस वीक के लिए भी मैं बहुत बढ़िया ट्रेड आपके लिए लेकर आया हूँ, और मुझे बिल्कुल आशा है कि इसमें ट्रेड करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उसी इसमें मेरा पहला जो पिक है वो है एलियोवालिया कंस्ट्रक्शन, एलियोवाला कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली। तो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे लेकर आ जाऊँ। ओके, तो ये है एलियोवाला कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड, और यहाँ एक अच्छे ब्रेकआउट आते हुए मुझे दिख रहा है 450 पे। तो इसको हम लोग बाय करेंगे 450 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 425 का, एक छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। टारगेट मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, टारगेट है 550 और 680। तो एक अच्छे बड़े टारगेट के लिए हमको यहाँ ट्रेड करना है, और आई एम वेरी मच श्योर अबाउट कि ये टारगेट आपको अगले 3 से 6 महीने में आते हुए दिख रहे थे। ISFT ये एक और स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज करके है। एक अच्छा ब्रेकआउट है, लॉन्ग बहुत लंबे समय के बाद का एक ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट ये 2 साल के आसपास का। तो ये 2 साल के आसपास का ब्रेकआउट है। 183 का अभी लेवल चल रहा है, 150, तो इसके ऊपर हमको बाय करना है। टारगेट होगा 223, 357, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 159। नेक्स्ट मेरा जो पिक है इस वीक के लिए वो है पराग मिल्क। तो पराग मिल्क को भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी एक अच्छा लंबे समय का एक ब्रेकआउट हमको आते हुए दिख रहा है। 160 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट होगा 175, 200 और 276। तो ऑलमोस्ट डबल के टारगेट हैं, यहाँ ऑलमोस्ट डबल के टारगेट हैं। टाइम लगेगा, झटके में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको आते हुए दिखेगा। तो आप इसको लॉन्ग हिसाब से रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका छोटा सा है 148 का, तो 148 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको इसमें रखना है। पहला टारगेट मेरा भले छोटा है, लेकिन आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग 200 एंड 276।
सेम थिंग टीवी टुडे, एक अच्छा ब्रेकआउट वापस आया है यहाँ लंबे समय बाद। हम लोग इसको बाय करेंगे 352 के ऊपर। ओके, 352 के ऊपर बाय होगा हमारा। टारगेट होगा 415 और 461 और स्टॉप लॉस होगा 332। ये टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। ज़ोडिएक क्लोथिंग, ये एक और स्टॉक है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। हमको पता है इन दिनों टेक्सटाइल स्टॉक्स की अच्छी डिमांड है मैं, और इसी वजह से सारे टेक्सटाइल स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। ये अभी उतना नहीं चल पाया है, अगर हम लोग ये देखेंगे तो अभी भी ये अपने इसको नई लेवल्स बनाना है, इसीलिए यहाँ से ये वापस चलने की मेरी उम्मीद है। तो यहाँ हम लोग बाय करेंगे 125 पे, एक छोटा स्टॉप लॉस होगा 112 का। टारगेट होंगे 148, 203, 254। नेक्स्ट मेरा जो पिक है वो है जोमेटो। अब जोमेटो में बेसिकली यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट है 153 का, जो प्रीवियस हाई इसने ब्रेक किया है। अगर हम लोग ये देखेंगे कि देवयानी और बर्गर किंग और बारबेक्यू नेशन, इनकी चाल अगर हम लोग देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि रेस्टोरेंट, ये थीम वापस चल रही है, और रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली जोमेटो का भी बिजनेस बढ़ेगा। और यहाँ से मुझे ये बढ़ते हुए दिख रहा है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल है, ना कि ट्रेडिंग कॉल। 153 के ऊपर अब जो भी प्राइस आपको जहाँ भी मिलेगा आपको वहाँ बाय करना है। 127 का स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी 127 का रखेंगे। टारगेट हमारे यहाँ से 200 के ऊपर के ही है, जहाँ भी आएगा 200 टू ये। और ये इन्वेस्टमेंट कॉल है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल है, इसको रखना है। 200 टू 250 300 कुछ भी इसका मतलब, इसका फिलहाल कोई टारगेट नहीं है। 200 के ऊपर हर लेवल पे ये बढ़ते ही जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे अदानी ग्रीन, ये ATGL, ये भी एक मैंने इसको पहले भी दिया हुआ है। आप देखेंगे कि मैंने इसको पहले दिया था करीब करीब 1000 के आसपास। यस, 995 ये जो लेवल था, यहाँ से मैंने इसको बाय दिया था, मेरे पास में था, मेरे पास है ऑलरेडी। और ये अब ये वापस एक नया ब्रेकआउट पे है, और मैं इसको यहाँ फिर रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा 12, अभी 1292, ये 1300 के ऊपर, और टारगेट होगा 1920। तो 1920 के टारगेट के लिए आपको यहाँ इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 1100 का। और लास्ट जो ट्रेड है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है अदानी ट्रांसमिशन। देखिए अदानी ट्रांसमिशन अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने लास्ट टाइम दिया था यहाँ 1129 पे। आप देख सकते हो जो रिकमेंडेशन यहाँ मैंने दिया हुआ था। ओके, तो 1123 पे मैंने बाय दिया था, टारगेट दिया था 1400, 1650 और 1800 और 2370। ये 4 टारगेट दिए थे, 4 में से 3 टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, और उसके ऊपर अब हम लोग चल रहे हैं। तो उसके ऊपर चल रहे हैं, और अब जो 2370 का टारगेट मेरा था वो अभी बचा हुआ है। लेकिन अब जो नया टारगेट मेरा जो निकल के आ रहा है तो वो है बेसिकली 2600 और 3300। तो इसको मैं नया रेक्टिफाई करता हूँ इन प्राइसेस इसकी, और अब हम लोग टारगेट देंगे इसका, ये सारे टारगेट ये करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और नया टारगेट होगा मेरा 2300, सॉरी 2370, 2600। तो दोस्तों ये था इस वीक का आउटलुक, और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने ट्रेडिंग में हेल्प करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके बेस पर आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो कृपया अपने स्वयं के जिम्मेदारी पे लेंगे, या अपने एडवाइज़र के डिसीजन के हिसाब से लेंगे।
इस इंफॉर्मेशन को आप एज अ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिशियली सेबी का एडवाइज़र या एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये इस बारे में मैं आपको बताऊँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप कुछ हेल्प करेंगे। जो स्टॉक्स मैंने यहाँ आपको बताया जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ आपका अच्छा पैसा बने, ये मेरी उम्मीद है। और इसी के साथ में फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।